देखिए यह वीडियो कल हिंदी का पेपर है आप लोगों का। तो हिंदी के पेपर में थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आए और आपने जो पढ़ा है एक बार सरसरी, अभी आज का पूरा दिन आपके पास बचा हुआ है, तो आज पूरा दिन में एक बार जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो टॉपिक देख लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं इस वीडियो से देखिए, लेकिन जो भी टॉपिक मैं बोल रहा हूँ उस टॉपिक को जहाँ से आप पढ़े हैं एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन जरूर कर लिए, क्योंकि वो सारे के सारे एक बार महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, ये आपके मॉडल पेपर है, इसी से मैंने और पिछले प्रीवियस 5-6 साल के पेपर देख करके मैंने वो टॉपिक लिखे हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपके प्रश्न आएंगे कैसे। तो आपके OMR 50 नंबर का OMR पे भरना रहता है, 50 नंबर आपका लिखने वाला रहता है। आपको पता है ये टोटल 100 नंबर के आपके पेपर होते हैं। तो यह 2 खंडों में होता है, खंड क और खंड ख। तो खंड क पूरा आपका ऑब्जेक्टिव होता है जिसको आपको OMR शीट पे भरना है, और खंड ख आपका होता है जिसमें आपको लिखने वाला पूरा होता है। तो इस वीडियो का मेन उद्देश्य आपका ये है कि अभी आपके पास पूरे दिन भर का टाइम है। पूरे दिन भर के टाइम में जो मैं इसमें शब्द बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने मुहावरा बोला, अनेकार्थी शब्द बोला, तो एक बार जो प्रीवियस ईयर में मुहावरे, अनेकार्थी, पर्यायवाची जो आए उसको ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे मैंने शब्दों के भेद बताए, इसमें कारक चिन्ह बताए हैं, जो भी सारी चीज़ें इसमें आगे हम बता रहे हैं उसको आप अपने नोट से चाहे जहाँ से, और जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं, जिनको डर लग रहा है कि परसों कल के एग्ज़ाम में हम क्या लिखेंगे, तो वो लोग इस वीडियो को पूरा 1 से 2 बार 3 बार, आप जितनी बार हो सकता है, जहाँ जहाँ समझाने वाला चीज़ें मैंने समझाया बिल्कुल नहीं है, लेकिन उस वीडियो को रोक करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 बार 3 बार करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आप आज पढ़ेंगे जो चीज़ें, नया बिल्कुल भी नहीं है आपको, हमको पता है कभी न कभी इस चीज़ को ज़रूर पढ़े होंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, और जो लोग पढ़े हैं कहीं से, आप उस टॉपिक को इस वीडियो में से देख करके उस टॉपिक को दोबारा ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लगे कि यह मतलब वीडियो ठीक लग रहा है तो आप इसको ईयरफोन लगा करके रास्ते में जाते समय भी सुन सकते हैं। ठीक है, आप सुनेंगे तो आराम से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक, 2 बार 3 बार जितनी बार हो सकता है सुनिए। आप डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आखिरी समय पे आके कुछ लोग कह रहे हैं कि सर डर बहुत डर सबको लगता है, डरिए बिल्कुल नहीं। आपने इतना पढ़ा है, सब कुछ अच्छे से होगा। ठीक है, तो आगे आप देखिए, इसमें मतलब जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक बताएं उसको एक बार आप जल्दी जल्दी आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए आपके हिंदी का जो पेपर है वो 100 नंबर का या 2 पार्ट में बटा हुआ, खंड क और खंड ख। खंड क में भी आपके 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको 50 करने हैं, और जो खंड ख है यह आपके पुस्तक से रिलेटेड सवाल रहेंगे, जिसमें से 20 नंबर का आपका गद्यांश रहेगा, 10-10 नंबर का 2। ठीक है, और हर एक गद्यांश में 5 सवाल रहते हैं 2-2 नंबर के। ठीक है, तो आपको हर एक गद्यांश को पढ़ करके इन 5 सवाल का उत्तर देंगे, तो एक गद्यांश से आपके 10 नंबर, तो 2 गद्यांश से आपके 20 नंबर के यहाँ हो जाएंगे। आपके 4 से 5 टॉपिक पे निबंध रहेगा, जिसमें से किसी एक पे निबंध लिखना रहता है 10 नंबर का। अभी आगे बताएंगे कौन सा निबंध आपके लिए महत्वपूर्ण है। 2 लेटर आएगा, इसमें से केवल 1 लेटर लिखना रहेगा। ठीक है, और उसके बाद से प्रश्नोत्तर रहेगा 10 नंबर का, वही आपके पुस्तक से संबंधित, कहानी से रिलेटेड, और एक खंड काव्य रहेगा जिसमें से सप्रसंग व्याख्या करनी रहेगी 5 नंबर की। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये टोटल 50 इधर हो गया। अब इस 50 जो आपका खंड को 100 नंबर का है, इसमें आपका 50 नंबर आपके पुस्तक से रहेगा, जिसमें आपके लेखक, कहानियों के पात्र की क्या क्या घटनाएं हुई हैं वो उससे सारे रिलेटेड रहेंगे। और 50 नंबर का जो सवाल रहेगा वो आपके व्याकरण से रहेगा। ठीक है, तो व्याकरण में कुल इतने टॉपिक हैं, और हर टॉपिक से कम 2 से 3 नंबर का सवाल बनता है। लेकिन कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जिनसे 3 से 4 नंबर से ज़्यादा भी, जैसे वर्णमाला है, वर्णमाला से हर साल आपके 6 से 8 नंबर के सवाल बनते हैं। संधि समास है, इससे 2 से 3 ही नंबर का बनता है। तो आप एक बार, जो लोग पढ़ चुके हैं, एक बार इन टॉपिक को जल्दी जल्दी सरसरी निगाह से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और जो लोग नहीं पढ़े हैं या जिनको डर लग रहा है, वो एक बार मैं सबको एक एक सीक्वेंस में करा रहा हूँ, जल्दी जल्दी रैपिड मोड में। बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा इतना समझाऊंगा कि सवाल हो जाएंगे। जैसे देखिए, पहले वर्णमाला है, वर्णमाला के बाद संधि समास, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, उपसर्ग प्रत्यय, विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कारक चिन्ह, विशेषण, विशेष और प्रविशेषण, शब्दों के प्रकार, संयुक्त वाक्य, शब्दों के प्रकार नहीं, वाक्यों के प्रकार इसमें है, जिसमें 3 प्रकार के होते हैं। संयुक्त वाक्य, विपरीतार्थक शब्द मतलब विपरीत शब्द, जैसे लड़का का लड़की, पुरुष का महिला। वाक्यों के लिए 1 शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ सबसे ज़्यादा, इससे 5 नंबर के सवाल इससे भी रहेंगे, और पर्यायवाची, इससे भी 2 से 3 नंबर के सवाल रहेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ पर्यायवाची इंपॉर्टेंट बता दूंगा, उसको आप लोग जरूर देख करके जाइएगा। तो आप 100 नंबर का पेपर आप समझ गए करना कैसे है। मेरे हिसाब से व्याकरण वाला अगर ये पढ़ करके आप जाते हैं तो इसमें 30 से 35 नंबर के सवाल आराम से आप कर लेंगे, और बाकी के 10 से 15 नंबर के सवाल आप पुस्तक वाले से कर लीजिए। बाकी ये 50 नंबर का सवाल आपके आराम से हो जाएंगे। ठीक है,
इसकी चिंता मत करिएगा। अब व्याकरण वाला टॉपिक जो हमने लिखा है एक एक करके देखिए। सबसे पहले आपका वर्णमाला है, तो वर्णमाला की बेसिक चीज़ जान लीजिए। वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं? 52, ठीक है, जिसमें से आपके 11 स्वर हैं और 41 के हैं व्यंजन है। 11 स्वर और 41 व्यंजन। तो स्वर को दो भागों में बांटा गया है, एक ह्रस्व स्वर होते हैं और एक दीर्घ स्वर होते हैं। अब मैं पूरा स्वर बता नहीं रहा हूँ, लेकिन ह्रस्व को ही कई बार लघु लिखा रहेगा, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर में 4 होते हैं, कौन कौन से? अ होता है, छोटी ई होता है, छोटा ऊ होता है और री। ये 4 जो हैं इसको रट लीजिएगा किसी तरह से। तो ये छोटा वाले जितने भी होते हैं, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये चारों ह्रस्व या दीर्घ लघु होते हैं। और दीर्घ में क्या होता है? आ होता है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और ए, ओ और औ। ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्या होता है? दीर्घ। कई बार लगेगा इसमें मात्रा नहीं लगा, ये ह्रस्व में लघु में आएगा, लेकिन ये दीर्घ है, ठीक है। तो स्वर आप समझ गए। अब व्यंजन, व्यंजन कितने? 41। इसको देखिए, इस 5 कैटेगरी में बांटा गया है। तो आपको पढ़ना कौन कौन सा? एक है स्पर्श। स्पर्श में आपके क वर्ग से लेकर के प वर्ग, वर्ग का मतलब कि क ख ग घ ङ ये एक वर्ग हो गया। च वर्ग का मतलब च से लेकर य तक, ट से लेकर के न तक हो गया आपका ट वर्ग, और त वर्ग हो गया त से लेकर के न तक, और प वर्ग हो गया प से लेकर के म तक, और ड और ढ भी, ठीक है। यह टोटल 27 वर्ड आपके हो गए स्पर्श। अंतस्थ बार बार पूछता है, य र ल व, ये 4 जो है अंतस्थ हैं, य र ल व। और उष्म व्यंजन कौन से हैं? उष्म व्यंजन तीनों सौ और ह, ऐसे याद रखिएगा, तीनों सौ और ह क्या है? उष्म व्यंजन है। बाकी आगत जो है ज और फ है। ये ध्यान रखिएगा, ये ज वो वाला है, ज के नीचे बिंदी जो लगी रहती है, ठीक है, जो उर्दू में लिखा जाता है, और फ के नीचे जो बिंदी लगी रहती है, ये दूसरा, ये वाला ज नहीं है, ठीक है, ये ज दूसरा है। ये ज दूसरा है जिसमें नीचे बिंदी लगी रहती है, ठीक है, इसे नुक्ता कहते हैं। बाकी ये संयुक्त व्यंजन जो होते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 होते हैं। अब ये चारों का पूछता जैसे कई बार पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो छ, त्र, स्र हो जाएगा। लेकिन ये कई बार पूछता है कि छ बना किससे है, तो क और सौ से बना है। त्र किससे बना है? त और र से। तो सबसे ज़्यादा बार यही पूछा हुआ है, क और सौ से मिल के बना, क्योंकि देखिए मेल ही नहीं खा रहा है। ये छ है लेकिन क और सौ से बना है। त्र, त और र से, ज्ञ जौ और इ से बना है, ठीक है, जौ और इ से, और स्र, सौ और र से बना है। ये चारों आप समझ गए। ये आपका वर्णमाला के अक्षरों का काम खत्म हो गया। अब जो वर्णमाला के अक्षर हैं, किसका उच्चारण कहाँ से होता है, ये कई बार पूछा है। ये 4 से 5 नंबर का सवाल इससे रहेगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पहले व्यंजन वाला देख लीजिए। आप देखिए, हमारे शरीर की जो बनावट है, गले से लेकर के यहाँ तक, होठ तक, तो गले से लेकर के होठ तक पहुँचने में हमें 5 चीज़ों से गुजरना रहेगा। एक कंठ, कंठ के बाद है तालु, तालु के बाद है मूर्धा, मूर्धा के बाद है दांत, दांत के सबसे बाहर है होठ। तो मतलब सबसे बाहर होठ होता है, तो होठ, उसके जस्ट पहले दांत, दांत के जस्ट पहले बाद मूर्धा, और मूर्धा के बाद तालु, तालु के बाद कंठ। ये चारों आपको हो गया, और नाक तो ऊपर नासिका होता है। तो इन्हीं को क्रम में लिखा गया है। तो देखिए, जो वर्णमाला है क्रम से ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो इनको उसी क्रम में बोला भी जाता है। तो क वर्ग कंठ से बोला जाता है, च वर्ग तालु से बोला जाता है, क वर्ग किससे? कंठ से, त वर्ग च वर्ग तालु से, और ट वर्ग मूर्धा से, और दंत वर्ग मतलब त वर्ग दंत से, और होठ से बोला जाता है प। कभी आपको दिक्कत तो बोल के देख, जैसे प, फ, ब ऐसे बोल रहे हैं तो होठ चिपक रहे हैं, तो होठ हो गया, ठीक है। त, थ, तो दांत, जैसे देखिए त, थ, द, ध न बोल रहे हैं तो दांत में जीभ लग रही है, तो इसको बोलते हैं दंत। मूर्धा ट, ठ, हमारी जीभ देखिए ऊपर, मतलब तालु और जीभ दोनों मिल करके बोल रहे थे, इसको मूर्धा बोलते हैं। और च, छ, ये देखिए तालु से बोला जा रहा है, और क जब बोल रहे हैं तो हम गले से बोल रहे हैं, कंठ से, ठीक है। अब बाकी के नासिका, मतलब जितने भी ये जैसे अंग हो गए, य हो गए, ड, न, म, ये 5 जो होते हैं, ये 5 क्या हैं? आपके नासिका वाले हो गए, ठीक है। ये कई बार पूछा भी हुआ, नासिक के वाले कौन से? 5, यही इन्हीं 5 के होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से देखिए, यहाँ तक आप म तक समझ गए। य, र, ल, व, ये अंतस्थ होते हैं, आपने अभी ऊपर देखा, य, र, ल, व अंतस्थ होते हैं, और ये उष्म स्व से ह होते हैं। अब ये बोला कहाँ जाता है? देखिए, य बोला जाता है तालु से, र बोला जाता है मूर्धा से, और ल बोला जाता है दंत से, और वो बोला जाता है दंतोष्ठ से। इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है, मेल नहीं खा रहा। तो य, र, ल, व ऐसे बोला जाएगा। तो य आपके तालु से, र मूर्धा से, और ल दंत से, और व दंतोष्ठ से। और जो ह है ये कंठ से बोला जाएगा,
और सौ सौ और सौ, ये तीनों। तो ये बड़ा वाला सौ जो होता है तालु से बोला जाता है, ये वाला सौ जो मूर्धा से बोला जाता है, और छोटा सौ किससे बोला जाता है, दंत से। ठीक है। अब देखिए, अब जो स्वर वाले होते हैं ओ और आ कंठ से, ई और ई तालु से, और री मूर्धा से। ठीक है। ऊ और ऊ होठ से, और ए और ए का सबसे इंपॉर्टेंट है कंठ तालव्य वाला, कंठ तालु वाला ए और ए ये बोले जाते हैं कंठ तालु, और ओ कंठ होठ से। इस वीडियो को एक बार रोक करके इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। एक बार आप इसको थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो आपका 7 से 8 नंबर का सवाल यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये आपको बनाने के लिए दिखाया गया कंठ से लेकर के होठ तक में। अब आइए संधि। संधि में क्या होता है, वर्डों का मेल होता है। संधि में क्या होता है, वर्डों का मेल। ध्यान रखिएगा, वर्ड जैसे अ और आ मिल रहे हैं, ये वर्ड हो गए। तो वर्डों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं संधि। तो कई बार परिभाषा ही पूछा है, तो वर्डों के विकार से क्या उत्पन्न हो, जो शब्द बनता है उसको क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। तो संधि 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पूरा हम नहीं पढ़ पाएंगे यहाँ पे, लेकिन बेसिक सवाल तो इतना कर लीजिएगा कि संधि वर्डों के मेल से बनती है। यह 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जैसे स्वर संधि में देखिए, विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी होता है। तो मतलब देखिए यहाँ पे आ मिल रहा है और यहाँ पे अ मिल रहा है, और आ मिल के आ हो रहा है, तो विद्यार्थी हो रहा है। स्वागत में सुधन आगत, तो यहाँ पे ऊ मिल रहा है और आ मिल रहा है, तो ऊ और आ मिल के आ हो जा रहा है, तो स्वागत। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही होता है स्वर संधि। ये 5 प्रकार के होते हैं, आपके पढ़े होंगे। दीर्घ संधि, गुण संधि होता है, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यड़ संधि। ये 5 टाइप के संधि होते हैं। तब इतना आप यहाँ पे नहीं पढ़ पाएंगे, इतना डिटेल में आप कर भी नहीं पाएंगे अभी। अब व्यंजन संधि देखिए। व्यंजन संधि में हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको नहीं आता तो बस इतना ध्यान रखिएगा, इसमें जो व्यंजन के शब्द रहेंगे और नीचे हाइफन लगा रहेगा। ठीक है। जैसे देखिए उत धन लास उल्लास। और अगर पूछेगा किसमें व्यंजन संधि है, तो अगर संधि दिया रहेगा तब तो आप पहचान ही जाएंगे, नीचे हलंत लगा रहेगा। और अगर नहीं, अगर शब्द दिया रहेगा तो इसमें आधा जरूर रहेगा। जैसे लाश में क्या है, आधा लौ है। ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा शब्द रहेगा जो आधा रहेगा, ध्यान रखिएगा। और विसर्ग में ये बिंदी जरूर रहेगी, विसर्ग में ये ध्यान रखिएगा। तो अगर डबल बिंदी है ऐसे वाली विसर्ग वाली, तो विसर्ग संधि हो गया। तीनों संधि समझ में आ गया। देखिए अब बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन शॉर्ट में निपटा रहे हैं। समास क्या है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से अगर कोई सार्थक शब्द बनता है उसको बोलते हैं समास। देखिए संधि में क्या होता है, वर्डों का मेल हुआ है और यहाँ पे शब्दों का मेल हो रहा है, तो 2 शब्द मिल करके सार्थक कोई शब्द बनाते हैं तो उसको बोलते हैं समास। जैसे कि देखिए प्रतिदिन में प्रति और दिन 2 शब्द मिल करके प्रतिदिन बना रहे हैं। यथा और शक्ति, यथा और शक्ति 2 शब्द मिल करके यथाशक्ति बना रहे हैं। तो समास आपके देखिए ऐसे तो कई हैं, लेकिन हमको पढ़ना कौन, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो अव्ययी का एग्जाम्पल देखिए क्या होगा, आपको पहचानने का बस ट्रिक बता रहे हैं। जब कोई शब्द लिखा रहेगा तो आखिरी का जो शब्द रहेगा वह फुल शब्द होगा। मतलब जैसे दिन, शक्ति, ये ऐसा शब्द है, मीनिंगफुल शब्द है, और इसके पहले कुछ ऐसा लगा रहेगा जो पूरा नहीं रहेगा। जैसे दिन के पहले प्रतिदिन लग गया तो प्रतिदिन हो गया। यथा ऐसा कोई शब्द नहीं होता, लेकिन शक्ति के पहले लग गया तो यथाशक्ति हो गया। ठीक है। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, लेकिन एक शब्द ऐसे जैसे हाथों हाथ आ जाए, हाथों हाथ, दिनों दिन, ये क्या होगा, अव्ययी भावी समास होगा। तो बस इसका एग्जाम्पल आप देख करके जाइएगा। तत्पुरुष में क्या होगा, कारक चिन्ह लगा रहेगा, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है। जिसमें विभक्ति, कारक विभक्ति लगी रहेगी उसको बोलेंगे तत्पुरुष। ठीक है। जैसे चीड़ी मार लिखा रहेगा, राजा का पुत्र, इसका क्या बोलेंगे, राजा का पुत्र। ठीक है। तो तत्पुरुष समास हो। कर्मधारय और द्विगु, यह दोनों क्या होंगे, विशेषता वाले शब्द होंगे। लेकिन कर्मधारय में अगर कोई ऐसी विशेषता वाला शब्द है जो संख्या वाला नहीं है तो वह हो जाएगा कर्मधारय। जैसे देखिए नील कमल में कमल कैसा, नीला है, तो नीला विशेषता बता रहा है, लेकिन कोई संख्या वाला शब्द नहीं है तो ये कर्मधारय है। लेकिन वही अगर जैसे मान लीजिए पंचवटी में भी ये भी विशेषता वाला शब्द है, लेकिन इसमें संख्या वाला शब्द है। जैसे देखिए 5 इसमें है, चौराहा में 4 है, त्रिलोक में 3 है। तो जिसमें भी संख्यावाचक शब्द लग गया रहेगा वह द्विगु हो जाएगा, और जिसमें कोई विशेषता वाला जैसे कि रंग वाला हो गया, चाहे कुछ भी ऐसा शब्द हो गया, वह कर्मधारय हो जाएगा। कर्मधारय और द्विगु दोनों एक ही तरीके के होते हैं, बस इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें शब्दों वाली विशेषता बताता है और इसमें रंग या किसी और चीज़ वाली विशेषता बताएगा। ठीक है। द्वंद्व में क्या होता है, यह दोनों विपरीत शब्द होते हैं और बीच में हाइफन जरूर लगा रहेगा, योजक चिन्ह जरूर लगा रहेगा। जैसे दिन और रात, या तो ऐसे समझिए कि दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं द्वंद्व में। जैसे माता पिता, दिन रात। ठीक है।
हम तुम, ये बीच में हाइफन लगा रहेगा तो द्वंद्व। और बहुव्रीहि में क्या होता है कि ऐसा कोई शब्द जो किसी तीसरे शब्द की बात बता रहा हो। जैसे कि इसमें देखिए लंबा और उदर, तो लंबोदर मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका पेट लंबा हो, तो किसको बोलते हैं? गणेश जी को बोलते हैं। तो ऐसा कोई शब्द जिसकी जो किसी तीसरे शब्द की व्याख्या कर रहा हो उसको बहुव्रीहि बोलेंगे। जैसे दशानन, आपको लग रहा हो कि दशानन तो द्विगु समास भी है क्योंकि इसमें 10 लगा हुआ है। तो अगर दशानन में यह द्विगु भी है, लेकिन अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि है तो आप बहुव्रीहि लगाएंगे क्योंकि दशानन 10 और आनंद 10 मुख वाला, अगर 10 मुख वाले की तुलना अगर रावण से की जा रही है तो रावण को दशानन, तब यहाँ पे बहुव्रीहि हो जाएगा। लेकिन केवल ये लिखा रहा है कि 10 आनंद वाला कोई आदमी, रावण नहीं लिखा रहेगा, केवल 10 आनंद वाला कोई आदमी अगर लिखा रहेगा तो यह द्विगु समास हो जाएगा। तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। अगर किसी का भी इस तरह से नाम हो जिसका तीसरे से वो किया, जैसे कि मान लीजिए नीलकंठ लिखा है, तो आप कहेंगे नीलकंठ में कर्मधारय समास है क्योंकि नीला भी लगा है और कंठ, कंठ नीले कंठ वाला, लेकिन इसकी तुलना शंकर जी से की गई है। ठीक है, तो शंकर नीलकंठ शंकर जी को कहा जाता है, तो इसलिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अब आइए समास आप समझ गए, थोड़ा सा आप आराम से समझिएगा तो हो जाएगा। तत्सम क्या होता है? संस्कृत वाले जो भी मूल शब्द हैं वो सब तत्सम कहलाते हैं। अगर आपको पहचानने में दिक्कत हो रही हो तो जिसमें भी आधा गौर है और जिसमें भी ये छतरी वाला छोर है, ये सब क्या होंगे? तत्सम होंगे। या बोलने में संस्कृत वाली फीलिंग है जी, ठीक है, या ये वाला स्वर है, जिस भी शब्द में ये वाला स्वर है, ये वाला रहे, या आधा गौर है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये तत्सम वाले शब्द होते हैं। जैसे अग्नि, दुग्ध, अक्षि, ये सब क्या है? तत्सम है। तद्भव क्या होता है? जो हम आम बोलचाल की भाषा में संस्कृत वाले शब्द को सिंपल वे में करके बोलते हैं। जैसे अग्नि को हम आग बोलते हैं, दुग्ध को हम दूध बोलते हैं, अक्षि को हम आँख बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? तद्भव। और वैसे भी जिसमें चंद्र बिंदी लगा रहेगा ये मान करके चलिएगा को तद्भव ही रहेगा। ठीक है, अब देशज, देशज का मतलब जो हमारे देश से उत्पत्ति हुई है जिस शब्दों की, जैसे लोटा, पगड़ी, ये सब क्या है? हमारे देश की, तो इसको देशज शब्द बोलते हैं। अब यह उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के शुरू में जुड़ करके अर्थ परिवर्तित करते हैं। मान लीजिए कोई शब्द है, जैसे मान लीजिए पुत्र है और पुत्र में सु लगा रहे हैं तो सुपुत्र हो गया, तो सु क्या हो जाएगा? ये उपसर्ग हो गया। तो किसी शब्द के पहले लगते हैं उपसर्ग। कई बार पूछता है उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के पहले। और प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के अंत में, मतलब शब्द के आखिरी में लगते हैं प्रत्यय। तो उपसर्ग पहले, तो जैसे उपकार में कार के पहले क्या लगा? उप लगा है, तो इससे पूछेगा उपसर्ग कौन सा है? तो उप। और सुपुत्र में उपसर्ग कौन सा? सु। ठीक। और प्रत्यय में क्या होता है कि इसमें बाद में शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। जैसे कि लिखने में अगर आई प्रत्यय जोड़ा जाए तो लिखाई हो जाएगा। जैसे कि ये ऐसे ही पूछ सकता है लिखावट, तो इसमें वट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सुंदरता, सुंदरता में ता लगा, सुंदर में ता लगा है तो क्या हो गया? सुंदरता हो गया, तो ता क्या है? प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय समझ गए आप। अब देखिए विराम चिन्ह कई बार पूछता है, ये 2 नंबर पूछेगा। तो विराम चिन्ह आपके इसमें से एक सवाल जरूर रहेगा, 2 सवाल कम से कम जरूर रहेगा। तो देखिए पूर्ण विराम, ऐसे जब जहाँ पे आपका पूरा वाक्य खत्म होता है तो एक लाइन खींचते हैं, जिसको बोलते हैं पूर्ण विराम, तो ये पूर्ण विराम है। ठीक है, उसका अल्प विराम, अल्प विराम मतलब एक कोई वाक्य है और उसी में जैसे राम का घर, रमेश के घर से, और बीच में क्या, जैसे मान लीजिए कोई वो अल्प विराम, थोड़ा सा रुकना है तो अल्प विराम, एक कॉमा जिसको बोलते हैं। अर्ध विराम जो होता है ये कॉमा के ऊपर एक बिंदी लगी रहती है, इसको बोलते हैं अर्ध विराम। प्रश्नवाचक, जहाँ पे वाक्य में प्रश्न पूछने वाला हो तो प्रश्नवाचक हो गया, ऐसे लगता है जो। विस्मय बोधक मतलब आश्चर्यजनक वाला, जैसे हे राम, तो विस्मय बोधक हो गया। योजक मतलब हो गया कि जैसे माता पिता, तो बीच में क्या लगा? योजक, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, निर्देशन डैश ये नीचे लगता है। ठीक, उद्धरण, जैसे कि मान लो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, नहीं कहते डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखे, तो उसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। सॉरी, उद्धरण मतलब जैसे रिपीटेड कोई होता है तो उद्धरण ऐसे। ठीक है, विवरण चिन्ह, तो विवरण चिन्ह ऐसे होता है। कोष्टक आप समझ रहे, एक ये वाला और एक ये वाला। और हंसपाद मतलब जैसे मान लीजिए कोई लाइन लिख रहे हैं आप और कोई चीज़ मिस हो गया, जैसे राम घर और का छूट गया, तो ऐसे करके का लिखते हैं, तो ये होता है हंसपद। ठीक है, और लाघव चिन्ह होता है जब किसी चीज़ को शॉर्ट में लिख रहा है, जैसे मान लीजिए डॉक्टर को पूरा ना लिख करके ऐसे बिंदी लिख के लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं लाघव चिन्ह। ठीक है, तो ये एक बार देख लीजिएगा, इसका सिंबल ये होता है पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आप इसको ऐसे देख लीजिए। अब देखिए संज्ञा,
तो संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे कि राम, मेज, दिल्ली, प्रेम। मतलब कि किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान जिसका मतलब नाम हो उसको क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। ठीक है। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। एक बार जल्दी से बस देख लीजिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। व्यक्तिवाचक का मतलब किसी व्यक्ति का बोध होता है या किसी स्थान का बोध होता है, जैसे गंगा, मोहन, भारत, वाराणसी, ये सब क्या व्यक्तिवाचक है, मतलब किसी व्यक्ति का बोध हो। ठीक। जातिवाचक मतलब जैसे कि ऐसा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, जैसे कुत्ता किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, लेकिन कुत्ते पूरे समूह का मतलब किसी जाति का व्याख्या कर रहा है। जैसे गाय, तो गाय बहुत सारी होती हैं। लड़का मतलब कोई एक लड़का, मतलब कोई महेश, सुरेश, सब लड़के होते हैं। लड़की, मनुष्य, पर्वत, पर्वत। लेकिन अगर कहे एवरेस्ट, तो एवरेस्ट क्या हो जाए? एक स्पेशल नाम हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है। लेकिन पर्वत केवल, तो पर्वत तो बहुत सारे हो गए, तो ये जातिवाचक हो गया। अब भाववाचक, जैसे बचपन हो गया, मिठास हो गया, सुंदरता हो गया, ये सब क्या? भाववाचक, जिससे किसी भाव का बोध हो। द्रववाचक या पदार्थवाचक, तो द्रववाचक या पदार्थ, तो किसी भी पदार्थ को, जैसे गेहूँ हो गया, दूध, घी, सोना, दाल, ये सब क्या है? द्रववाचक या पदार्थवाचक। और समूहवाचक होता है जैसे जो हमेशा ग्रुप में चलते हैं, जैसे कि सेना, समूहवाचक। मेला में, जहाँ पे लोग या समूह में लोग रहते हैं। ठीक है। जैसे भीड़ हो गया, कक्षा हो गए, मतलब क्लास, इसमें क्या हो गया? क्लास में ढेर सारे बच्चे रहते हैं। परिवार हो गया, परिवार में एक से ज़्यादा, जहाँ पे भी एक से ज़्यादा लोग हमेशा रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, उनको बोलते हैं समूह या समुदायवाचक। ठीक। अब देखिए सर्वनाम। सर्वनाम के भी कितने? सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। हो सकता है आपको नाम भूले, तो इसका नाम ऐसे याद रखिए, अनाप और सनाप से। तो अ से क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक, नौ से हो जाएगा निजवाचक, प से हो जाएगा प्रश्नवाचक, सौ से हो जाएगा आपका संबंधवाचक, और नौ से हो जाएगा क्या? फिर से निजवाचक, और प से हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक। ठीक है। तो इस प से पुरुषवाचक और इस प से प्रश्नवाचक। ठीक है। यहाँ पे दो नौ आ रहा है, एक नौ से निजवाचक है और एक नौ से निश्चयवाचक है। और इसे अ से क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक, और सौ से संबंधवाचक। तो ये तो आपको नाम याद करने के लिए बताया। 6 सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, कई बार पूछा है। तो नाम याद रखिएगा, पुरुष, निज, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और प्रश्न। तो पुरुष में क्या होता है? मैं, तुम, वह और वे। पुरुष में जैसे मैं, तुम, वह और वे। ठीक है। निज में क्या होता है? स्वयं और आप। निश्चय में क्या होता है? यह, वह, उसे। अनिश्चय में कोई, कुछ। संबंध में जो, सो। और प्रश्न में कौन, क्या। तो देखिए कुछ तो आपको याद है, जैसे कौन, क्या, प्रश्न, ये हमेशा याद रहेगा। संबंध में जो, सो, इसको याद कर लीजिए। अनिश्चय में कोई, कुछ, मतलब जिसमें निश्चितता ना हो, तो कोई मतलब ये भी निश्चय नहीं, कुछ, ये भी याद हो जाएगा आपको। और निश्चय में क्या हो जाएगा? यह, वह, मतलब यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारा पुस्तक है, तुम्हारी पुस्तक है, तो ये निश्चय हो गया। ठीक है। निज, स्वयं और अपने, निज। ठीक है। बाकी का मैं, तुम, वह, पुरुष। तो ये सर्वनाम के भेद हो गए। अब आते हैं विशेषण, विशेषण, प्रविशेषण। तो देखिए विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको बोलते हैं विशेषण। जैसे कि तुम लंबे हो, तो लंबा विशेषता बता रहा है तुम्हारी। मैं सुंदर हूँ, तो मेरी विशेषता बता रहा है सुंदर का, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो गया। ठीक। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी कैसी है? गोल है, तो यह गोल क्या विशेषता है? पृथ्वी की, तो यह हो गया विशेषण। अब विशेष से क्या होता है? जो मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है उसी को बोलते हैं विशेष। जैसे कि बोला जाए कि आम मीठा है, तो मीठा तो क्या हो गया? विशेषता हो गया, लेकिन मीठा किसकी विशेषता बता रहा है? आम की, तो आम क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि इसमें कहा जाए पृथ्वी गोल है, तो गोल किसकी विशेषता होता है? पृथ्वी की, तो पृथ्वी यहाँ पे हो जाएगा विशेष से, और गोल क्या हो जाएगा? विशेषण। अब एक आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण का भी विशेषता बताए उसको बोलते हैं प्रविशेषण। जैसे कि कहा जाए वह सुंदर है, तो सुंदर तो विशेषण हो गया, लेकिन कहा जाए वह बहुत सुंदर है या वह अति सुंदर, तो अति क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। जैसे कि कोई कहे मैं बहुत डरपोक हूँ, तो डरपोक क्या हो जाएगा? विशेषता हो गया, लेकिन बहुत डरपोक मतलब बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। ठीक है। रिया बहुत दुबली है, तो रिया का क्या हो जाएगा? दुबली है, दुबली का मतलब हो जाएगा विशेषता, लेकिन बहुत दुबली है, बिल्कुल दुबली है, बिल्कुल क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। ठीक है। अब आगे आइए लिंग। लिंग बेसिकली क्या होता है? जिस शब्द से स्त्री या पुरुष का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग शब्द जैसे यह 2 प्रकार का, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। ठीक है। तो पुल्लिंग में क्या होता है? जिस शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसको बोलते हैं पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसको बोलते हैं स्त्रीलिंग। ठीक। तो जैसे देखिए जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं वह पुल्लिंग,
जैसे आप में जो सवाल पूछेगा ऐसे शब्द दे दिया रहेगा, जैसे लिखा रहेगा बकरी, पूछेगा बकरी क्या है, पुरुष है, पुरुष पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो आपको ये पहचानना है। तो आपको ट्रिक इसमें बता रहे, जैसे देखिए कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, बकरा, लड़का, ये सब क्या है, ये तो आप पहचान लेंगे पुल्लिंग, क्योंकि ये सारे मेल हैं। लेकिन कुछ जैसे अब मकान क्या है, तो आप इसके साथ शब्द बना करके देखिएगा। जैसे मकान में लोग रहते हैं, जितने भी निर्जीव पदार्थ होते हैं सामान्यतः वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे अब इसको याद कर लीजिए आप, मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा, ये क्या होता है, पुल्लिंग होता है। अब दुख और लगाव, ये भी क्या होता है, पुल्लिंग होता है। अब स्त्रीलिंग में आप इसमें समझ रहे, माता, रानी, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, हंसनी, लड़की, बकरी, जू, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। अब सुई, कुर्सी, गर्दन, जैसे गर्दन टेढ़ी हो गई, गर्दन टेढ़ा हो गया नहीं, गर्दन टेढ़ी हो गई, तो स्त्रीलिंग है। ऐसे ही लज्जा, बनावट, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। तो एक बार शब्दों को ज़रूर देख करके जाइएगा। अब जैसे देखिए पुल्लिंग में कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, जैसे कि मच्छर, ये हमेशा इसका स्त्रीलिंग हो, ऐसा नहीं मच्छर का मच्छर ही होता है, मच्छर का मच्छर, पक्षी का पक्षी ही होता है, ये हमेशा पुल्लिंग में ही रहेगा। खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका स्त्रीलिंग होता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर और पक्षी, ठीक है। तब आगे देखिए, आगे जो कारक चिन्ह होते हैं, इससे भी आपके 2 नंबर के सवाल रहेगा। तो आपको याद करने के लिए मैं रटा दे रहा हूँ ऐसे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे भो, ठीक है, संवेदन हे हो अरे भो, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे भो। तो देखिए अब कर्ता ने, कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है, कारक चिन्ह क्या, ने है। तो जैसे राम ने खाना खाया, तो इसमें क्या है, पूछेगा कि राम ने खाना, राम ने खाया, तो इसमें कौन सा कारक है, तो ने कारक है, ठीक है। अब पूछेगा राम ने कुत्ते को डंडा मारा, तो राम ने मारा, तो ने यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कारक वाला हो जाएगा, कारक चिन्ह हो जाएगा। ऐसे ही कर्म, तो अगर कर्म हो जाएगा, राम ने कुत्ते को, तो यहाँ पे अगर को पूछेगा तो को क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो करण से, जहाँ पे से लगा रहेगा, तो राम ने चम्मच से सूप पिया, तो से क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। संप्रदान के लिए, तो जैसे मामा जी मेरे लिए किताब लाए, तो मेरे लिए आ गया, तो किसके लिए, के लिए क्या हो जाएगा, संप्रदान। अपादान से, इसमें अलग होना, जैसे मैं घर से भाग गया, ध्यान रखिएगा यहाँ भी से आता है, और जैसे कि करण से, तो राम ने चम्मच से सूप पिया, और मैं घर से भागा, दोनों में से आ रहा है, यह देखिए। लेकिन इस से में क्या है कि जुड़ाव है, मतलब हमने क्या किया, चम्मच से सूप पिया, तो चम्मच और सूप दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे करण है। लेकिन राम घर से भाग गया, या मैं घर से भाग गया, तो से यहाँ से दोनों अलगाव, जहाँ पे अलग, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से क्या होगा, पत्ता अलग हुआ है, तो से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, ठीक है। संबंध काके की, जैसे यह राम की किताब है, तो संबंध कारक हो जाएगा। अधिकरण में पर, तो जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, तो पर यहाँ पे अधिकरण हो जाएगा। संबोधन हे राम, हे भगवान, ये सब क्या हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे हो, ठीक है। अब हो जाएगा कारक। कारक के बाद आता है वाक्यों के प्रकार। तो वाक्यों के अर्थ के आधार पर तो 8 प्रकार होते हैं, और रचना के आधार पर 3 प्रकार के। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि वाक्यों के रचना के आधार पर कितने, 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक है। अब देखिए सरल वाक्य जो सिंपल होता है, इसमें कोई वो नहीं, सूर्योदय होने पर कुहासा हो जाता है, राम घर जा रहा है, ये सब क्या हो, सरल वाक्य हो गया। एक होता है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य में पहचानने का ट्रिक जो है, देखिए इसमें जैसे ही लगा रहेगा, जैसे ही या जहाँ वहाँ, ये सब शब्द लगे रहेंगे तो मिश्र वाक्य हो जाए। जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा आ गया, मतलब कुहासा छा गया, तो इसमें 2 अधूरे वाक्य रहेंगे और जुड़े रहेंगे। जैसे जैसे ही सूर्योदय, मतलब एक वाक्य दूसरे पे डिपेंड रहेगा, तो इसको बोलेंगे मिश्र वाक्य। और संयुक्त वाक्य में विभक्त जो ये लगा रहेगा योजक शब्द, जैसे कि और, एवं, तथा, ये सब क्या हो, संयुक्त वाक्य। जैसे कि सूर्योदय हुआ
और कुहासा जाता रहा। तो मतलब क्या हो गया, इसमें दो स्वतंत्र वाक्य रहेंगे और इसको योजक शब्द के साथ जोड़ा रहेगा, ठीक है। और इसमें जुड़ा नहीं रहेगा, इसमें क्या एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, ध्यान रखिएगा मिश्र वाक्य में, ठीक है। जैसे इसमें ज्यों हुई त्यों ही लगा रहेगा, जैसे ज्यों ही वो आया वैसे ही वो चला गया, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं घर आया और राम तब तब घर गया, मतलब शहर गया, तो ये क्या हो जाएगा, और लग गया तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ मुहावरे हैं, मैं जल्दी जल्दी आपको बोल रहा हूँ, बस इसको देखते रहिए। जैसे दिल कड़ा करना मतलब साहस करना, घुटने टेकना मतलब हार मानना, लोहे के चने चबाना मतलब बहुत कठिन परिश्रम करना, ईंट से ईंट बजाना मतलब विनाश करना, अंगूठा दिखाना समय पर मना कर देना या धोखा देना, अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना, आस्तीन का सांप कपटी मित्र होता है, आंखों का तारा बहुत प्यारा, ईद का चाँद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना, एड़ी चोटी का जोर लगाना कठिन प्रयास करना, कमर कसना तैयार होना, कलेजा ठंडा होना संतोष मिलना, कान भरना पीठ पीछे शिकायत करना, खून पसीना एक करना अत्यधिक मेहनत करना, गड़े मुर्दे उखाड़ना पुरानी बातों को दोहराना, घी के दिए जलाना खुशियाँ मनाना, चंपत होना भाग जाना, दांत खट्टे करना बुरी तरह हरा देना, दाल न गलना युक्ति का सफल न होना, नाक कटना प्रतिष्ठा धूमिल होना या प्रतिष्ठा खराब होना, 9-2-11 होना भाग जाना, पापड़ बेलना मतलब बहुत कष्ट उठाना, फूला न समाना बहुत प्रसन्न होना, हाथ साफ करना मतलब चोरी करना, सिर पर सवार होना मतलब पीछे पड़ना, हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज दौड़ना, मुंह की खाना मतलब हार जाना, मक्खियाँ मारना मतलब बेकार बैठे रहना, और लाल पीला होना मतलब बहुत क्रोधित होना, और सीढ़ी गणेश करना मतलब किसी कार्य की शुरुआत करना। अभी तो हो गया मुहावरे। अब कुछ लोकोक्तियाँ भी होती हैं। लोकोक्तियाँ मतलब जो गांव में बोलचाल की भाषा में जो लोग बोलते हैं, मुहावरे की तरह ये भी होता है। जैसे आप भले तो जग भला, मतलब अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार अच्छाई मालूम पड़ेगी, ठीक है। आप भले तो जग भला मतलब अपनी अच्छाई रहने पर, मतलब आप खुद अच्छे रहेंगे तभी संसार आपको अच्छा मालूम दिखाई पड़ेगा। अगला है देसी मुर्गी बिलायती बोल, मतलब अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना, मतलब दूसरे की नकल करते करते अपना ही असली जो आप खुद हैं वह गंवा देना, मतलब आपकी जो खुद की जो वो है काबिलियत है। अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करना, मतलब कम ज्ञान वाले व्यक्ति द्वारा अधिक दिखावा करना, अधजल गगरी छलकत जाए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब समय बीतने पर पछतावा व्यर्थ है, ठीक है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब समय बीतने पर पछतावा व्यर्थ है। आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दोहरा लाभ होना, ठीक है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब अपना दोष दूसरे पर मरना, ठीक है, जो आप लोग अक्सर करते हैं। ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम, मतलब किसी आदमी को 10 रोटी खाने की है और मतलब वो होती है और आप उसको 1 रोटी दे रहे हैं, तो ऊँट के मुंह में जीरा। एक पंथ दो काज, एक साथ 2 काम का पूरा होना, ठीक है। एक मतलब जैसे आप कल को पेपर देने गए और साथ ही साथ मूवी भी देख लिए वहाँ पे, एक पंथ दो काज। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, मतलब एक बुराई के साथ दूसरी बुराई का जुड़ना, ठीक है। कंगाली में आटा गीला, मतलब विपत्ति में और विपत्ति का आना, ठीक है। कंगाली में आटा गीला, जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम के लिए निकले और लेट हो रहे हैं और तब तक पता चला कि आगे रोड भी टूटी हुई है या एक्सीडेंट हुआ है किसी का, तो कंगाली में आटा गीला, ठीक। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़ होना। खोदा पहाड़ निकली चुईया, मतलब अधिक मेहनत करना और कम फल मिलना उसका। घर की मुर्गी दाल बराबर सुलभ वस्तु की कदर न करना, जैसे आप लोग सरकारी विद्यालयों में आप लोग घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं क्योंकि वो आसानी से मिलता है, तो आप लोग उसकी कदर नहीं करते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का सशंकित रहना, मतलब हमेशा डरा हुआ फील करना। जितनी लंबी चादर उतनी पाँव पसारो, मतलब सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना, सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब बलवान को ही जीत होती है, बलवान की ही जीत होती है, ठीक। दूर के ढोल सुहाने, मतलब दूर की चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है। अगला नाच न आवे आंगन टेढ़ा, अपनी कमी छिपाने के लिए दूसरों को दोष देना, जैसे आप लोगों को पढ़े नहीं हैं और कहेंगे कि बुक में सही से दिया ही नहीं है, ठीक है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, ज़बरदस्ती गले पड़ना, ठीक। और हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी के आप सुने होंगे, हाथ कंगन को आरसी किया मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए पर्यायवाची, पर्यायवाची में अब आप लोग ढेर सारे पर्यायवाची पढ़े होंगे, लेकिन रिवीजन कर लीजिएगा, कमल के जितने भी पर्यायवाची होते हैं उसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इंद्र का मतलब भगवान इंद्र का, गणेश जी का, शंकर जी का,
पृथ्वी का, लक्ष्मी का। ठीक है, इसके आप जो 6 हमने पर्यायवाची लिखे, इसके जरूर एक बार आप लोग रिवीजन करके जाइएगा। ठीक है, और एक घर का, इंद्र, कमल, गणेश, शंकर, पृथ्वी, लक्ष्मी, घर, इन सब के पर्यायवाची एक बार जल्दी से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, विपरीतार्थक शब्द आप ढेर सारे पढ़े होंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट करके जाइएगा। जैसे लड़का का लड़की होता है, माता का पिता होता है, ठीक है, गांव का शहर होता है। तो ये विपरीतार्थक कोई पढ़ाने वाली ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन से देख करके कर लीजिएगा। अब वाक्य के लिए एक शब्द, यह भी आप पढ़े होंगे। जैसे बहुत बोलने वाला, वाचाल जिसको बोलते हैं, ये कई बार आया हुआ है। कम बोलने वाला, इसको बोलते हैं मितभाषी। ठीक है, जैसे कि बहुत कम खर्च करने वाला, कंजूस, और नाप जोक के खर्च करने वाले, इसको बोलते हैं मितव्ययी। ठीक है, तो इस तरह के कुछ शब्द हैं, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब ये कुछ कहानियों के लेखकों के नाम हैं, अब मुझे इम्पोर्टेंट लगे, देख लीजिए। देखिए, परंपरा का मूल्यांकन, ये भी कहानी है। 20 के दांत, ये भी कहानी है। भारत से हम क्या सीखे, ये भी कहानी है। भारत माता, ये भी कहानी। हिरोशिमा, ये सब क्या है, कहानी है। इनके लेखक कई बार पूछा है, तो देखिए एक क्वेश्चन इतने में से ज़रूर आपका आ जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा का है। 20 के दांत नलिनी विलोचन शर्मा का है। भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर का है। भारत माता सुमित्रानंदन पंत का है। और हिरोशिमा वात्सायन अंगे का है। ठीक है, अब देखिए कुछ पर्सनालिटी है जिसको आप पढ़ करके ही जाना है। इनसे कम से कम 2 से 3 नंबर के सवाल आए। जैसे भीमराव अंबेडकर, हर बार 3 से 4 नंबर के सवाल आया अम्बेडकर जी से। तो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर का देखिए, इन्हें क्या कहते हैं, मानव मुक्ति का पुरोधा कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कई बार, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को। इनका जन्म कहाँ हुआ था, महू उत्तर प्रदेश में हुआ था। और कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को। कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को। श्रम और विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। इनका श्रम, विभाजन और जाति प्रथा के क्या है, लेखक हैं। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भारतीय संविधान के निर्माता भी इन्हीं कहा जाता है, आप लोगों को पता ही होगा, शिल्पीकार थे ये। और एनहिलेशन ऑफ कास्ट, यह इन्हीं की रचना है, किनकी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप इतना अगर नहीं भी पढ़े तो इतना देख लीजिएगा, इसमें से कम 2 से 3 सवाल आपके आ जाएंगे। ठीक है, अब अंबेडकर जी को आप पढ़ लिए, गांधी जी को भी जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे इनकी माता जी का नाम क्या था, इनकी पत्नी जी का नाम क्या था, इनकी कुछ पुस्तकों के नाम देख लीजिएगा। गुरु नानक जी के बारे में, रसखान, हरिप्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, इन सब ये लोगों के प्रीवियस ईयर से, चाहे जहाँ से भी, जल्दी से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका मॉडल पेपर है जो बोर्ड ने जारी किया हुआ है। तो देखिए ये सवाल ऐसे, ये सारे मॉडल पेपर हैं। ठीक है, दही की मंगमा, ये इम्पोर्टेंट है, दही की मंगमा वाला। ठीक है, इससे भी 4-5 नंबर के सवाल आपके ज़रूर रहेंगे। तो आप ये देखिए 50 नंबर तक जब आप आएंगे तो पुस्तक सही है। अब जो हमने आपको कराया हुआ है वो देख लीजिए। आपका 51 नंबर से क्या होता है, आपका 51 नंबर से शुरू हो गया ये व्याकरण। ठीक है, अब देखिए ए वर्ड का उच्चारण, अभी आपने ऊपर जाके देखिएगा हमने क्या लिखा है। ए वर्ड का उच्चारण, ए कहाँ से होता है, कंठ तालव्य से। कंठ और तालु दोनों मिलता है, कंठ तालव्य से। लौ वर्ड का उच्चारण कहाँ से, लौ, तो लौ कहाँ से, दंत से। ठीक है, देखिए जीभ दांत में मिले, लौ बोल रहे हैं तो ठीक। हिंदी में अनुनासिक वर्डों की संख्या कितनी है, 5 है। अभी आपको बताया था, जैसे अंग हो गया, इयो हो गया, म हो गया, न हो गया, ये सब क्या है, अनुनासिक हो गया। ठीक है, निम्न में अघोष वर्ड, अघोष अभी आपने देखा था, अघोष कौन सा, ठ है। ये दूसरा वाला अघोष होता है, जैसे क के बाद ख, चौ के बाद छ, तो ये अघोष होता है। ठीक है, और पहले वाला सघोष होता है। आप ऊपर एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण नाक और मुंह से होता है उन्हें, और उच्चारण में लघुता रहती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं अनुनासिक। क्या बोलते हैं, अनुनासिक। ठीक है, उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या, संगम। 2 वर्डों के मेल, ध्यान रखिएगा वर्ड यहाँ पे पूछ रहा है, तो 2 वर्डों के मेल से क्या बनता है, आपका बनता है संधि। अभी आपने देखा, और शब्द जब मिलेगा तो समास बनता है, आपको ऊपर बताए थे। अब अगला है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा जो हम लोग लिपि लिख रहे हैं, जैसे ये जो लिपि लिखी है सब सारी, तो किसमें, यह है देवनागरी लिपि में। ठीक है, देवनागरी लिपि में। और जो पंजाबी होती है वो गुरमुखी लिपि, पंजाबी किस में लिखी जाती है, गुरमुखी लिपि में। ठीक है, अब अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, तो सौधन अयन, सौधन अयन। तो देखिए और अ मिल रहे हैं, तो यहाँ पे स्वर संधि का उदाहरण। ठीक है, पंचम का संधि विच्छेद क्या होगा, पंचम का,
तो इसका होता है पम धन चम, पम धन चम, तो क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, पम धन चम। ठीक है। यदि तत्सम शब्दों में स्व हो तो उसके तद्भव, तो देखिए हमने बताया था जो बड़ा वाला स्व होता है या तत्सम में होता है, इसी का जब छोटा वाला स्व आप लिखेंगे तो यह तद्भव में चला जाएगा। ठीक है, ये संस्कृत वाला में होता है, ये संस्कृत वाले में नहीं होगा। ठीक। अब अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम का मतलब जो खड़ी पाई हम लगाते हैं एक वाक्य खत्म होने के बाद, तो ये पूर्ण विराम है आपका। ये आपका क्या विस्मय बोधक वाला है, और ये क्या है उद्धरण वाला है, और ये क्या प्रश्नवाचक है। ठीक। 65 नंबर कह रहा है कि कौन सा विराम चिन्ह समांतर दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनता है लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। तो योजक चिन्ह आपने नहीं बताया, राम और श्याम, तो यह योजक चिन्ह है। ठीक है, ध्यान रखिएगा योजक चिन्ह। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रववाचक संज्ञा है। अभी आपने पढ़ा तो इसमें कौन सा सामान वाला चीज़ लग रहा है। ठीक है, तो द्रव को ऐसा पानी, जैसे ममता ये क्या हो जाएगा आपका भाववाचक, होली दल क्या हो जाएगा आपका समूहवाचक। ठीक है। जैसे शब्द की जाति को क्या कहा जाता है, शब्द की जाति को, तो शब्द की जाति को क्या कहते हैं, लिंग, जिससे कि आपको पता चलता है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो ये किस जाति को बोध करा रहा है उसी को बोलते हैं लिंग। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन है, तो बहुवचन है नारीविंद, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो किसी शब्द को बना के देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे चित्रकला एक अच्छी विषय है, चित्रकला ये है, तो ये क्या है स्त्रीलिंग है। लेकिन किन्नर क्या है पुल्लिंग है, ध्यान रखिएगा। परिवर्तन क्या है, ये भी पुल्लिंग है। और खीरा क्या है, ये भी पुल्लिंग है। ठीक है, खीरा खाए नहीं जाते, खीरा खाया जाता है। ठीक है, किन्नर आ नहीं रहे, किन्नर आ रहे हैं, तो अभी पुल्लिंग हो जाए। परिवर्तन होता है, परिवर्तन होती नहीं है। ठीक है, तो जिसमें आप शब्द बना करके देख लीजिए किसमें स्त्री का बोध हो रहा है। ठीक। अब अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग इसमें से कौन सा गंध है। ठीक, जैसे इसमें से गंध आ रही है, तो गंध आ रही है, सॉरी गंध आ रहा है मतलब पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, इत्र स्त्रीलिंग होता है, गंध ये गदा भी स्त्रीलिंग होता है, चिंता भी स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, तो गंध क्या हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्त जो विभक्तियाँ हैं अधिकारक हैं, तो अधिकरण में पर होता है, आपने अभी ऊपर पढ़ा चार्ट में, तो अधिकरण में पर, तो ये हो जाएगा में पर। अगला है कि जिन वाक्यों में लगना जाना सकना चुकाना सहायक क्रिया आती है उनमें क्या होता है ने का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, आप ये वाक्य बना करके देख लीजिए, इसमें ने का प्रयोग नहीं होगा। अगला है लड़का पेड़ से गिरा, तो देखिए पेड़ से गिरा मतलब अलग हो रहा है, और अलग किस में बताए थे आपको अपादान में, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें से भी से क्या हो रहा है अलग होने की बात कर रहा है, तो अपादान हो जाएगा। ठीक। अब अगला है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो देखिए यह पूछ रहा है सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद नहीं पूछा। अगर सर्वनाम के भेद पूछता तो होता 6, कौन सा अनाप शनाप से, लेकिन कुल कितने सर्वनाम होते हैं, जैसे आपने नहीं पढ़ा मैं पर तुम, ये सब मिला के कितने होते हैं, कुल 11 होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। तो सर्वनाम कितने होते हैं 11, लेकिन सर्वनाम के भेद पूछेगा तो 6 होते हैं। ठीक। अब अगला कह रहा है कि वह वे यह ये पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है, तो किस भेद से संबंधित है, अन्य पुरुष से। ठीक है। अगला है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक बात है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है अभी आपने ऊपर देखा उसको विशेष से बोलते हैं, और जो विशेषता बताता है उसको विशेषण बोलते हैं। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है, देखिए यहाँ पे साहसी क्या है विशेषता है, लेकिन विशेषता का भी विशेषता बताने वाला एक शब्द है बड़े, तो यह क्या हो जाएगा प्रविशेषण, तो बड़े क्या हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक। क्रिया अब आगे देखिए अगला है जो आपको पढ़ाएं केवल वो करा रहे हैं, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना और बनावट के आधार से शब्द कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार के। कभी नाम पूछे तो आप एक बार नाम देख लीजिए, एक होता है यौगिक रूढ़ होता है, और एक होता है योग रूढ़। ठीक है, तो यौगिक लिख देते हैं, यौगिक रूढ़ और योग रूढ़, ये 3 होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है। ठीक, तत्सम,
तो देखिए तत्सम कौन सा हो जाएगा, चंचू। जैसे देखिए ये तो तद्भव हो जाएगा आग, डोंगा ये भी तद्भव हो जाएगा कीमत। इसमें संस्कृत वाली फीलिंग है, लेकिन चंचू, आपको एक चीज़ बता दें कि जब ये वाला बिंदी रहेगा तो ये आपका श्योर है कि तद्भव रहेगा, सॉरी तत्सम रहेगा, सॉरी तद्भव रहेगा। और एक बिंदी रहेगी तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम रहेगा। ठीक, लेकिन वैसे बोलने से भी देखिए चंचू क्या है, थोड़ी संस्कृत वाली फीलिंग आ रही है, तो इसलिए हो जाएगा तत्सम। सुभाषित शब्द का उपसर्ग है। उपसर्ग क्या आपको बताया, उपसर्ग बताया जो पहले लगता है। ठीक है, तो सुभाषित में सु क्या हो जाएगा, उपसर्ग, मतलब जो पहले लगता है। ठीक है, खिंचाव में प्रत्यय, मतलब कि जो बाद में, आओ। ठीक है, आओ मतलब कि जो बाद में, शब्दों के बाद में लगा रहता है, मतलब अंत में लगा रहता है, उसको बोलते हैं प्रत्यय, और उपसर्ग में पहले। ठीक, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब अगला है सौर शब्द का अर्थ होता है सौर। लोग नहीं कहते तुम्हें सौर नहीं है, तो सरू का मतलब होता है सलीका। ठीक है, सौर का मतलब होता है सलीका। अगला निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में आपको बताया था इसमें और लगा रहे या तथा लगा रहे, तो और देखिए किस में लगा, इसमें लगा है, तो और ये वाला ये क्या हो जाएगा, और वाला। ठीक है, अब देखिए अल्प शब्द का विपरीतार्थक। विपरीतार्थक मतलब इसका अल्प मतलब होता है कम, और बहु मतलब क्या होता है ज़्यादा। अल्प मात्रा में, बहुत मात्रा में, तो अल्प मतलब कम मात्रा में, बहुत मात्रा मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जो किए गए उपकारों को मानता है, ये अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। तो जो सबसे मतलब आप पर किसी ने उपकार किया तो आप उसको अगर मान रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कृतज्ञ। क्या बोलेंगे, कृतज्ञ। लेकिन अगर मान लीजिए इसका उल्टा कि हमने आप पे उपकार किया या आपने किसी पे उपकार किया लेकिन उसको वह मान नहीं रहा है, तो उसको बोलेंगे कृतज्ञ। मतलब जो उपकारों को न मानता हो उसको बोलते हैं कृतज्ञ, लेकिन जो उपकारों को मानता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ। जो बहुत बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल। उसको क्या बोलते हैं, वाचाल। पृथ्वी से संबंधित पार्थिव होता है सर्वज्ञ जो हर जगह हो। द्विज का मतलब दो बार जन्म लेने वाला। ठीक है, ब्राह्मण को भी द्विज बोला जाता है। ठीक, अगला है इंद्र। इंद्र के पर्यायवाची, इंद्र के पर्यायवाची क्या है, वज्री। ठीक है, हमने आपको जो इंपॉर्टेंट लिखाया था उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। इंद्र के पर्यायवाची वज्री। ठीक है, अगला है नौका का पर्यायवाची। तो नौका का पर्यायवाची क्या होता है, उडुप। उडुप क्या होता है, उडुप। अब देखिए यहाँ से मुहावरे आपके शुरू हो रहे हैं। दिल कड़ा करना, दिल कड़ा करना का मतलब क्या हो जाएगा, साहस करना। दिल कड़ा करना मतलब साहस करना। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ होता है, हार मानना। हार मानना का मतलब क्या होता है, घुटने टेकना। अभी आपने देखा ऊपर, घुटने टेकना। अगला है कि आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला मतलब इसका हो जाएगा अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ती है। मतलब अगर आप अच्छे रहेंगे तभी आपको पता चलेगा कि संसार में भी लोग अच्छे हैं। देसी मुर्गी बिलायती बोल। देसी मुर्गी बिलायती बोल का हो जाएगा अपनी अन्य की नकल अपनी असलियत गंवाना। मतलब अन्य की नकल करते करते अपनी असलियत गंवा देना। ठीक है, अब देखिए खंड अ आपका हो गया, एक खंड 50 नंबर का आपको ये हो गया। ये आपके ऑब्जेक्टिव वाले हैं, इसको OMR में भरना है। तो इसमें से हम 50 में से 25 जो आप मतलब 50 सवाल जो आएंगे इसमें से आप 25-30 कर सकते हैं ये व्याकरण वाले, बाकी के 10-15 आप उससे कर लीजिएगा पुस्तक वाले से। अब खंड ख में देखिए, खंड ब मतलब इसमें 20 नंबर का अपठित गद्यांश आएगा। तो गद्यांश देखिए सबसे आसान होता है हिंदी का गद्यांश। देखिए आप गद्यांश को करने का सबसे आसान तरीका होता है, सबसे पहले आप इसके प्रश्न को पढ़िए। पूछ रहा है गोस्वामी तुलसी के पिता और माता का क्या नाम था, उसके बाद आप गद्यांश पढ़िए। तो गोस्वामी तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तो उत्तर में लिखेंगे गोस्वामी तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल पूछ रहा है कि गोस्वामी तुलसी का विवाह किससे हुआ था, फिर पढ़िए। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। तो क्या लिखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। ठीक है, अब तीसरा सवाल पढ़िए। तुलसीदास द्वारा रचित कुछ ग्रंथों के नाम लिखिए। तो लिखेंगे तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने। इसमें दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस सब है। तो इसमें से कोई 3-4 लिख दीजिए आप। तुलसीदास द्वारा रचित कुछ ग्रंथ कौन कौन से, दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस इत्यादि हैं। किन दृष्टियों में गोस्वामी जी अद्वितीय हैं, तो फिर आप पढ़िए। लिखा है कि प्रबंध, सौठव्य, चरित्र चित्रण, प्रकृति वर्णन, अलंकार विधान, भाषा, छंद्रपूर्वक दृश्य गोस्वामी अद्वितीय। तो यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक इसका लिख देंगे। ठीक, उत्तर। अगला तुलसीदास की काव्य भाषा क्या है, तो फिर पढ़िए।
तुलसीदास ने ब्रज भाषा और अवधी दोनों, तो इनकी काव्य भाषा क्या है, ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाएं हैं। ठीक, अब इसमें से क और ख में से कोई एक करना, ध्यान रखिएगा। पहले वाले में क और ख दो दिया है, इसमें से कोई एक करना। अगर आप ये कर दिए तब इसको आप नहीं करेंगे। अब फिर देखिए दूसरा सवाल पे आइए, दूसरे में भी दो दिया है, क और ख, तो इसमें भी कोई एक करना है। तो फिर इसमें आप पहला पढ़िए, पहला सवाल पढ़िए, बुद्ध और महावीर ने नारियों को क्या दिया। तो बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। क्या दिया, भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। दिगंबर संप्रदाय ने धर्म पुस्तक ने किस नियम का विधान किया है। जैन के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला तब धर्माचार्य ने धर्म पुस्तक में एक नए नियम का विधान किया। ठीक है, एक नए नियम का विधान किया कि नारियों की भिक्षुणी होना व्यर्थ है, नारियों की भिक्षुणी होना व्यर्थ है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। तो इसका उत्तर ये लिखेंगे। तो आप ऐसे सर्च करके, मतलब एक बार प्रश्न पढ़िएगा फिर आप इसको पढ़ेंगे तो एक एक करके उत्तर लिख देंगे। ठीक है, इसमें भी आप क और ख दिया है तो एक कर लिए, तो आप इसको नहीं करेंगे, किसी एक ही को करना है। अब देखिए आपको कुछ हम इम्पोर्टेंट, ये देखिए निबंध लिखना है 250 से 300 पेज का, मतलब आपको पूरा 1 से 2 पेज का लिखना है निबंध। ठीक है, कम से कम 1 पेज तो लिखिए ही लिखेगा। अब इतने सारे टॉपिक दिए हुए हैं तो हम आपको 3 से 4 टॉपिक अभी आगे बता दे रहे हैं। और उसके बाद एक आपको क्या लिखना है, पत्र लिखना है। तो पत्र 2 टाइप का आएगा, या तो पिताजी को पत्र लिखने के लिए आएगा, या तो स्कूल के प्रिंसिपल को पत्र लिखने आएगा छुट्टी के लिए। ठीक है, 3 में से 2 पत्र में से कोई एक लिखना है। तो हम आपको 2-3 पत्र का अभी सैंपल दे रहे हैं नीचे। अब अगला ये आपके पुस्तक से, ये आप पढ़ करके करेंगे। ये आपके देखिए स्वप्रसंग व्याख्या वाला जो है, ठीक, आप ये वाला सवाल ज़रूर करिएगा। अगर ये आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इसका। स्वप्रसंग व्याख्या का मतलब होता है, पहले लिखते हैं प्रसंग। प्रसंग का मतलब, प्रसंग लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे पहले, संदर्भ के बाद प्रसंग लिखेंगे और उसके बाद से लिखेंगे व्याख्या। तो संदर्भ का मतलब कि यह खंड काव्य कहाँ से लिया गया, तो लिखेंगे प्रस्तुत खंड काव्य फला पुस्तक से लिया गया, इसके रचयिता ये। प्रसंग में इसमें क्या कहा गया वो लिखेंगे, और व्याख्या इसका पूरा एक एक लाइन का व्याख्या करेंगे। ये होता है संदर्भ सहित व्याख्या करना। ठीक, अब देखिए हम आपको कुछ महत्वपूर्ण निबंध बता रहे हैं, मैं इसको पोस्ट भी कर दूंगा निबंध को। तो आप देखिए पहले आपको 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 निबंध हैं। इस पाँच को पढ़ लीजिएगा, आराम से आपका एक आ जाएगा। देखिए पहला प्रदूषण की समस्या और समाधान, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसका मैं पोस्ट चैनल पर डाल दूंगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, प्रदूषण की समस्या, और अगर पढ़ भी लिए हैं तो एक बार ज़रूर इसको देख लीजिएगा कहीं से। प्रदूषण की समस्या और समाधान। होली रंगों का त्यौहार, 2 त्यौहार पढ़ के जाना है, एक होली का पढ़ के जाना है और एक दीपावली का। ठीक है, और एक है मेरा प्रिय खेल, तो कोई मेरा प्रिय खेल पे आएगा तो मान लीजिए अधिकतर आप लोग क्रिकेट के बारे में जानते हैं, हॉकी के बारे में जानते होंगे, तो मान लीजिए क्रिकेट के बारे में जानेंगे तो क्रिकेट वाला हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है किसी महापुरुष पे आएगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे जरूर आएगा। अगर महापुरुष पे आएगा तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरा प्रिय खेल। और दीपावली दीपों का उत्सव इसका भी, और होली रंगों का त्यौहार इसका भी, और ये प्रदूषण की समस्या और समाधान इसका भी। ठीक है, अब आगे देखिए छुट्टी के लिए आवेदन लिखना है। क्वेश्चन कहेगा कि आपको 4 दिन की, 5 दिन की या 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए आप अपने प्रिंसिपल को आवेदन लिखिए। तो कैसे लिखेंगे ये तो आपको नहीं करना। ठीक, हेडिंग आप ऐसे डालें, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, और मान लीजिए आपको स्कूल का नाम UHS फला जगह का। ठीक है, विषय लिखेंगे बुखार होने के कारण छुट्टी लेने के संबंध में। ठीक है, ये विषय हो जाएगा। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं फला व्यक्ति क ख ग आपके स्कूल में 10वीं का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। कल रात से मुझे काफ़ी तेज़ बुखार है और आज सुबह डॉक्टर को दिखाने पे पता चला कि मुझे वायरल फीवर है। ठीक है, डॉक्टर मुझे 5 दिन घर आराम करने का सुझाव दिया। अतः महाशय आपसे नम्र निवेदन है कि मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार करें और मुझे 5 दिनों की, मतलब जितने दिन का आपको छुट्टी दिया रहेगा आवेदन में, 5 दिनों की छुट्टी दिनांक इतने से इतने तक की छुट्टी देने की कृपा करें। ठीक है, इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, कक्षा, रोल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिनांक। ये आपका हो गया छुट्टी के लिए आवेदन। तो मैं इसको ऐसे मिटा दे रहा हूँ, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने हिसाब से इसको थोड़ा बहुत जो चेंज करना होगा चेंज कर लीजिएगा। नाम नहीं लिखेंगे तो चलेगा, नाम की जगह पे आप क ख ग कुछ भी लिख सकते हैं। रोल नंबर आप अपने बोर्ड वाला रोल नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है, मैं भी क ख ग आपके स्कूल में इतना है, स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे तब भी XYZ कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप अपने स्कूल का नाम लिखिए। ठीक है,
अब आगे एक तो एक लेटर ये आएगा और दूसरा लेटर ये आ सकता है कि पिताजी को पत्र लिखिए पैसे मांगने के लिए, चाहे पुस्तक खरीदना हो, चाहे कहीं घूमने जाना हो, किसी भी चीज़ के लिए आपको पैसे मांगने पिताजी को। तो इसका फॉर्मेट दूसरा है। इसमें देखिए ऊपर पहले दिनांक लिखते हैं, फिर लिखेंगे पूज्य पिताजी, सादा चरण स्पष्ट। ठीक है, मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी घर पर सब परिवार सकुशल होंगे। मेरी 10वीं बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। मुझे अपनी बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए कुछ नई संदर्भ पुस्तकें और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र खरीदने हैं। इन पुस्तकों की कुल कीमत लगभग 500 रुपये है। आपको जितना लिखा रहेगा उतना लिखिएगा। जैसे मान लीजिए 3000 लिखा रहे 3000 रुपये लिखिएगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे डाक या ऑनलाइन के माध्यम से 500 रुपये भेजने की कृपा करें, ताकि मैं समय पर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। माँ को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को प्यार कहिएगा। ठीक है, आपका आज्ञाकारी पुत्र। ठीक है, ये फला और नाम ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक, बस इतना कर दीजिएगा, ये वाला हो जाएगा। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। और अगला है, मान लीजिए इन दोनों में से कोई नहीं फंसा तो एक आपको अलग से लेटर आता है कि आपके गांव या मोहल्ले में कूड़ा कचरा फंसा है या बहुत कोई बीमारी आ रही है। इसके लिए आपको किसी अधिकारी को पत्र, मान लीजिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो सेम वही फॉर्मेट होता है जैसे आप छुट्टी वाला लिखते हैं। तो उसमें प्रिंसिपल को लिखते हैं, तो इसमें किसी अधिकारी को लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए क्या लिखेंगे, सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी फलाना। ठीक है, मोहल्ले में सफाई है तो आवेदन पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि फला गांव में नालियों में नियमानुसार सफाई की उचित व्यवस्था न होने का कारण मच्छरों एवं मक्खियों का प्रकोप फलस्वरूप कॉलोनी में बीमारी फैलने का भय है। ठीक है, अतः आपसे प्रार्थना है कि नालियों की सफाई की उचित व्यवस्था कराने एवं कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने की शीघ्र व्यवस्था करने की कृपा करें। इसके लिए हम सब आपके सदा आभारी रहेंगे। ठीक, धन्यवाद इधर लिखेंगे, इधर दिनांक और इधर भवदी ख। ठीक है, कुछ भी आप अपना नाम नहीं भी लिखेंगे चलेगा। इतना आप कर लीजिए। देखिए मेरे हिसाब से इस वीडियो को आप अगर देख करके इसमें से नहीं भी पढ़ रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, बस मैं ये बताया हूँ कि ये टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप इसको एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। अगर जहाँ से पढ़े हैं तो ये टॉपिक ज़रूर वहाँ से एक बार और दोबारा देख लीजिए। मेरे कहने का बस मतलब इतना है। ठीक, बाकी अब आप लोग जितना अच्छा कर सकते हैं अपना 100% दीजिएगा। प्रश्न एक भी मत छोड़िएगा, चाहे जैसे भी हो। बस किसी भी तरह से पूरे के पूरे क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। लिख करके पूरा का पूरा नंबर आएंगे तो मार्क्स आपके अच्छे ज़रूर मिलेंगे। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।